हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड हम पहुंच चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, यानी 10th पार्ट में, जहां पर हमारी टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज जो है आज पूरी होने जा रही है साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए। तो मेक श्योर कि अगर कोई इस चैनल के ऊपर नया स्टूडेंट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो है वो शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को एक बेटर कंटेंट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। 91 क्वेश्चन आपसे कहता है फिनोमिनोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो फिनोमिनोलॉजी जो है जिसको हम बोलते हैं कि जहां पर हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की। ठीक है, इसका दूसरा नेम है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फिनोमिनोलॉजी जो है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश करके। ठीक है, तो आपने वहां पे क्या लिखना है, इट इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की जब कभी भी बेटा बात होती है, इट मीन्स यहाँ पर हम जितने भी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का मैटर रहेगा उसके जो भी आपके एक्सपीरियंस है हमने उसके बेसिस पे उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन कैसे, बाय द एनालिसिस ऑफ देयर रिटन एंड स्पोकन। इट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस को हमने किसी तरीके से जस्टिफाई करना है। इट मीन्स अगर वो सब्जेक्ट जो है क्या हुआ हो, या तो स्पोकन मीन्स बोला जा चुका हो, या तो बेटा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी जो है, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जरा किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे हम। द स्टडी ऑफ नेचुरल, नेचुरल मीन जो कि बोला जा चुका है, ये लिखा जा चुका है। अनएनालाइज्ड परसेप्शन मीन्स अनएनालाइज, जिसको एनालाइज ना किया गया हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसके अंडर बैठ रहा है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास जो ये फिनोमिनोलॉजी थे इसके फादर कौन थे। तो आपको इसके फादर भी पता होने चाहिए। इसके फादर थे बेटा दैट इज योर एडमंड हसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, दैट इज योर एडमंड हसर। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन में देखो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 92 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अ स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep और रिमेनिंग asleep। इट मीन सोने में प्रॉब्लम आती है या कोई पर्सन जो है वो जागता ही रहता है, तो इस टाइप के स्लीप डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन है ये, दैट इज योर इंसोम्निया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। अब देखो जितने भी आपको यहाँ पे डिसऑर्डर्स बताए गए हैं ये सारे के सारे स्लीप डिसऑर्डर ही हैं, तो हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी जो है इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो है वो दिन के टाइम सो जाता है। इट मीन्स कोई एक ऐसा पर्सन जरूर होता है कि उसको सोने में क्या होता है, उसको बार बार नींद आती है। इट मीन्स वो ज्यादा देर तक जाग नहीं सकता। तो आपने देखा होगा कि ऐसे पर्सन क्या करते हैं, उनको कहीं पर भी बेड मिल जाए, कहीं पर भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, वो वहां पे सो जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो उनको किस टाइप का डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, नेक्रोलेप्सी बोल देते हैं। ठीक है, एंड नेक्रोलेप्सी जो है हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पर्सन जो है वो ज्यादा देर तक जो है जागा नहीं रह सकता, उसको डिफिकल्टी होती है, इसलिए वो क्या करता है, चुपचाप सो जाता है। तो वो पर्सन किस डिसऑर्डर के साथ जो है अफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोलेप्सी। सेकंड है आपके पास दैट इज योर स्लीप एपनिया। अब स्लीप एपनिया जो है जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो क्या करता है, इसमें आप आगे एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। नेक्रोलेप्सी जो है इट मीन्स वो क्या कर जाता है, स्लीप एट डे टाइम। ठीक है, या ब्रैकेट में इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि वो ज्यादा सो जाता है, या उसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ अवेकिंग में ज्यादा देर तक वो जागा नहीं रह सकता, प्रॉब्लम ऑफ अवेकनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बात करी स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जो है एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जहां पर पर्सन सोते टाइम क्या हो जाता है, या तो उसकी सांस जो है रुक जाती है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग के साथ इसका रिलेशनशिप है, ब्रीदिंग जो है वो एकदम से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और एकदम से जो है वो फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये जो है स्लीप एपनिया इज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि ये सीधा किसको अफेक्ट करता है, आपके हार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या हो सकता है कि कोई पर्सन जो है मतलब बहुत मोटा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी ब्रीदिंग जो है वो कभी सोते टाइम क्या हो जाएगी,
बंद हो जाएगी, कभी चलना शुरू हो जाएगी, या आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो क्या है, लार्ज हैं, या आपका हार्मोन्स जो लेवल है वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो किसको यहाँ पे डील करते हैं, स्लीप एपनिया के साथ यहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो यहाँ पे डिसऑर्डर देखा जाता है वो क्या है आपके पास, स्लीप टेरर, जिसका दूसरा नेम क्या है, नाइट टेरर। ठीक है, नाइट टेरर या आपके पास स्लीप टेरर। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने सोते टाइम जो है कुछ पर्सन को क्या देखा होगा, स्क्रीम करते हुए देखा होगा। ठीक है, कुछ पर्सन जो है चिल्लाते हैं या बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, या वो क्या करना शुरू कर देते हैं, नींद में ही चलना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप का जो स्लीप डिसऑर्डर रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट टेरर या स्लीप टेरर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्लीप जो टेरर है या नाइट टेरर जो है, इसको कॉमनली इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि मोस्टली जो पर्सन जो है वो फीवर में रहते हैं, या लैक ऑफ स्लीप, या आपके जो बहुत ज़्यादा टेंशन में पीपल रहते हैं, उनको ये जो है आपका स्लीप डिसऑर्डर जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नाइटमेयर्स की। तो नाइटमेयर जो है ये भी एक टाइप का स्लीप डिसऑर्डर है, जहां पर आपको क्या होता है, आपके पास जो है नाइटमेयर मतलब आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि आप नींद में हो, लेकिन नींद के साथ साथ आपको क्या है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है, या आपकी नींद बीच बीच में टूटना शुरू हो जाती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फियर है, मीन्स आपको एंग्जाइटी की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, फियर होना शुरू हो जाता है कि सपने में आप क्या हो रहे हो, कहीं से गिर रहे हो। तो आपने एक्चुअल में देखा होगा कि आप एकदम से आपको झटका लगता है, आपको ड्रीम आता है। ठीक है, नाइटमेयर आता है, फियर आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो, किसी पहाड़ से गिर रहे हो, या आप कहीं पे डूब रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके नाइटमेयर्स में आते हैं। एंड नाइटमेयर्स जो हैं वो बहुत, इसको बोला जाता है कि ये किसकी वजह से होता है, PTSD की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कई बार ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, सॉरी, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं 93rd क्वेश्चन की, कि 1700 में एक फोर्स का जन्म हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। लेटर उसको क्या बोला गया, हिप्नोसिस बोला गया। तो वो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बोलना चाह रही हूँ एनिमल मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसको जो है लेटर में बोला गया है हिप्नोसिस, लेकिन इसको दूसरे नेम से किस तरीके से जाना जाता है, दैट इज मेराइजेशन। ठीक है, मेस्मराइजेशन, मैरिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, मैस्मेरिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि हर एक एनिमल जो है, ऐसा माना जाता था 1700 में कि कोई एक एनिमल है, एनिमल जो है उनके पास क्या है, एक टाइप की मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिज्म जो है वो किस टाइप की हो सकती है, थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप खुद भी समझो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म का यहाँ पे सिंपल सा क्या है, यहाँ पे मैंने बोला कि इसको मैस्मरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि पहले ये माना जाता था कि आपके पास जो है इनविजिबल एक नेचुरल फोर्स है। ठीक है, पोजेस्ड बाय ऑल द लिविंग थिंग्स, मींस यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही थी आपके ह्यूमंस की भी। ठीक है, एंड यहाँ पर बात हो रही थी जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स थी उनकी भी बात हो रही थी। ठीक है, तो इट मीन्स जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, उन सब में एक टाइप की नेचुरल फोर्स होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। कि ऑब्वियस ही बात है कि जो कि आपके एनिमल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स को, जो कि वो घास के थ्रू जो है मैग्नेटाइट, ठीक है, उस तरीके से जो कि फॉर्म होता है आपके क्रिस्टल्स के रूप में जो है उनके टिश्यूज में चले जाते हैं। ठीक है, एंड कोई एनिमल जो है, सपोज गाय ले लो, उसका हम अगर दूध पीते हैं तो वो किस में आ गया, फिर ह्यूमंस में आ गया। ठीक है, एंड जमीन के ऊपर ही आपके मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट जमीन के अंदर है, उसके ऊपर बेटा हम क्या उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, तो वो सारा कंटेंट किस में जा रहा है, आपके वेजिटेबल्स में भी आ रहा है। तो ऐसा माना जाता था कि एनिमल्स, ह्यूमंस एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो है मैग्नेटिज्म जो है वो रहती ही रहती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाने लगा कि ह्यूमंस के टिश्यूज में, एनिमल्स के टिश्यू में और वेजिटेबल के टिश्यू में एक टाइप का क्या बन जाता है, इंटरनल मैग्नेटिक कंपास बन जाता है।
ठीक है, तो ये थी वो थ्योरी। और इस थ्योरी को दिया किसने था, ये दी गई थी आपके फ्रेंच एंटन मैस्मर के थ्रू। मैस्मर से ही आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाना है कि बेटा देखो, जिसको मैस्मरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्स रिलेटेड टू हिप्नोसिस एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आपको बोली गई हैं ये सारी की सारी जो है हिप्नोसिस को क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी टर्म है जो कि किसको रिलेट नहीं करती है, आपके हिप्नोसिस को डील नहीं करती है। तो आप खुद देखो यहाँ पे पहला बोला गया है आपको पोस्ट हिप्नोटिक एमनेसिया, सेकंड बोला गया है हिडन ऑब्जर्वर सजेस्टिबिलिटी हिप्नोटिक एनाल्गेसिया, एंड लास्ट में है पोस्ट हिप्नोटिक एक्सहॉर्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ए बी सी डी ये सारी की सारी जो टर्म्स है किसके साथ रिलेट करती हैं, आपके हिप्नोसिस के साथ ही रिलेट करती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक पोस्ट हिप्नोटिक एग्जॉशन टर्म है जो कि हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ मेड अप टर्म। ठीक है, अब इसको मैं मेड अप टर्म क्यों बोला जाता है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। मेड अप टर्म है, ठीक है। सिंपल सा इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फैट है, तो अभी सी बात है कि उसको ये बोला जाता है कि जब आपने अपना वेट लूज करना है, ठीक है, तो आपको ये क्राइटेरिया जो है फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। लेकिन वो पर्सन जो है, जो फैट पर्सन है, जिसने वेट रिड्यूस करना है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे जो है शुगर बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है, तो सामने वाला उसको क्या एडवाइस देगा, ठीक है, उसको किस तरीके से एक्सॉर्ट करेगा, मीन्स एडवाइस करेगा कि जब कभी भी आप चॉकलेट देखो या मीठा देखो तो उसकी जगह पे आप क्या पीना शुरू कर दो, आप पानी पीना शुरू कर दो, ठीक है, वाटर जो है वो लेना शुरू कर दो। तो ये क्या है, एक टाइप का मेड अप टर्म है जो कि एडवाइस देने वाले ने बनाई है। तो मेड अप टर्म है जिसको हम रिलेट नहीं कर सकते हैं किसके साथ, हिप्नोसिस के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दैट इज पोस्ट हिप्नोटिक एग्जॉशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले वाले को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका ये जो है फर्स्ट ये क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पोस्ट हिप्नोटिक एमनेसिया जो है ये क्या है कि जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, किसके दौरान, हिप्नोसिस के दौरान, तो ये वो वाली स्टेज होती है। हिडन ऑब्जर्वर क्या है, हिडन ऑब्जर्वर जो है एक टाइप का बिलीफ है, एक तरीके का विश्वास है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जब आप किसी भी ट्रेंच में जाते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सजेस्टिबिलिटी। सजेस्टिबिलिटी जो है ये अलाउ करती है पीपल को हिप्नोसिस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि उनमें जो है कुछ बिहेवियर में चेंज देखने को मिले। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हिप्नोटिक एनाल्गेसिया जो है ये क्या बोलती है कि आप जब किस में होते हो, हिप्नोसिस में होते हो और आप क्या हो, कॉन्शियस स्टेज में हो, तो ये आपको फील नहीं होने देती है किसी भी तरीके का दर्द। ठीक है, किसी भी तरीके का दर्द आपको महसूस नहीं होता है जब आप कॉन्शियस रहते हो ड्यूरिंग द हिप्नोसिस। तो उस टर्म को बेटा हम क्या बोल देते हैं, हिप्नोटिक एनाल्गेसिया। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। एक ही क्वेश्चन में बेटा हम 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, देखते चलिए। द साइट ऑफ नीडल कैन ट्रिगर फियर इन सम पीपल, व्हाई इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि कुछ पीपल जो है नीडल को देख के जो है उनमें डर पैदा हो जाता है, तो इसको हम क्यों बोलते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद देखो कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, देयर इज एन अनकंडीशनल एसोसिएशन विद फियर एंड द नीडल। ऑब्वियसली बात है कि एक अनकंडीशनल टाइप का एसोसिएशन है किसके साथ, डर का और नीडल के साथ। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक आपका फियर है जो कि रिस्पॉन्स है, एंड नीडल बेटा किससे काम कर रहा है, आपका स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अब आप खुद देखो कि जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, काइंड ऑफ लर्निंग ही है ये जहां पर बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है फॉलोड बाय अ कंसीक्वेंस। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो लर्निंग जो है वो किस तरीके से होती है, आपकी वॉलंटरी एक्शन के थ्रू, जो भी आपका जो लर्नर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द साइट ऑफ
जो निडल है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली किसको शो कर रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग को शो कर रहा है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पर ना ही तो हमें स्टिमुलस देखने को मिल रहा है और ना ही तो यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। निडल को देखते ही, ठीक है, देखते ही फियर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है और हमें रिस्पॉन्स किस तरीके का मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे, अब देखो यही सेम क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है आपको ये समझाने के लिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। तो वन मेजर डिफरेंस हमने बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझते चलो, देखो जब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जहाँ पर बिहेवियर को परफॉर्म किया जाना है, लेकिन हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। तो लर्निंग जो है वो किस तरीके से होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, एज अ रिजल्ट ऑफ सम वॉलंटरी एक्शन बाय द लर्नर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, लर्निंग टेक्स प्लेस विदाउट चॉइस। तो स्टिमुलस जो है वो कॉज करता है रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें हम बिहेवियर को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फॉलोड बाय कंसीक्वेंसेस। तो लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ सम वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। व्हाइल द क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बिना किसी चॉइस के होती है, ठीक है। तो स्टिमुलस जो है वो कॉज करता है आपके रिस्पॉन्स को। अब चॉइस नंबर बी भी देखिए आप, चॉइस नंबर बी जो है वो टोटली क्या है, इसके अपोजिट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप चेक करो जरा। अब देखो सेकंड हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो टेक्स प्लेस आफ्टर द रिस्पॉन्स, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो क्या होती है, टेक्स प्लेस बिफोर द रिस्पॉन्स। चॉइस सी जो है वो भी क्या होगी यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे गलत होगी, ये भी अपोजिट आपको शो कर रही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है लर्निंग बाय एसोसिएशन एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो और डी एंड ई ऑप्शन भी आप चेक कर लो कि ये तो कंप्लीटली बेटा क्या हो गए आपके, निगलेक्ट हो गए। किस तरीके से निगलेक्ट हो गए ये, क्योंकि आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसी भी तरीके से सोशल कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट नहीं है और यहाँ पे इसी की बात हुई है, ठीक है, दोनों इसमें इसी की बात हुई है। तो ये आपने जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपने इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इतना याद रखना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द रिस्पॉन्स एंड क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्स बिफोर द रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है लेटेंट लर्निंग, ठीक है। लेटेंट लर्निंग कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एस, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेंट लर्निंग का बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेटेंट लर्निंग में उस टाइप की लर्निंग के बारे में हम बात करते हैं कि जब आप किसी लर्नर को वो चीज़ सिखा रहे होते तो उस टाइम पे वो जो है चीज़ हमें रिस्पॉन्स की तरफ जो है रिस्पॉन्स की तरह देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। आपने पर्सन को सिखा दिया लेकिन वो उस टाइम पे एक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं कि आपने जब भी सुबह उठना है तो आपने क्या करना है, अपना रूम साफ करना है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद पेरेंट बनते हो, ठीक है, तो आप उस लर्निंग को उस टाइम यूटिलाइज करते हो, ठीक है, कि आप भी वही सेम इंस्ट्रक्शन जो है अपने बच्चे को देते हो कि जब आप सुबह उठोगे तो आपने क्या करना है, अपना रूम साफ करना है, अपने आप को इसी कैसे क्लीन करना है, इसी कैसे आपने स्कूल के लिए रेडी अप होना है, ठीक है। तो ये इस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट लर्निंग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लर्निंग दैट इज नॉट इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर चेंज, ऑब्वियस बात है उस टाइम जो है हमें ये इमीडिएटली देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लर्निंग दैट डिपेंड्स ऑन द मेंटल, तो ये तो हर टाइप की लर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सी ऑप्शन भी आप यहाँ पे चेक कर लो कि टेक्निक दैट प्रोवाइड्स प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, तो ये तो बेटा बॉडीली फंक्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड, तो ये तो बेटा आपको पता है जब हम बिहेवियर एंड पनिशमेंट की बात करते हैं तो ये किसमें, ये किसको डिफाइन कर रहा है, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिफाइन कर रहा है। ई की भी बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन जो है वो आपको थोड़ा सा सिमिलर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट लर्निंग जो है हम उसको एक्चुअल लर्निंग बोलते हैं, अकर्स आफ्टर द बिहेवियर, ठीक है, जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लर्निंग होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पे बिल्कुल गलत है। टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स आफ्टर द बिहेवियर हैज ऑलरेडी बीन डन, पहले नहीं होता ये, ठीक है। आफ्टर द बिहेवियर जस्ट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इसका वो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि लेटेंट जो लर्निंग है वो उसको जो है किसने फाउंड किया था, ठीक है।
तो उसको जो है फाउंड किया गया था, मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ, लेटेंट लर्निंग को फाउंड करने वाले थे, दैट इज योर एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन, ठीक है। एडवर्ड टॉलमैन जो है वो क्या हुए थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड बाद में इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी जब ऑब्जर्वेशन की गई, ठीक है, तो इसके ऊपर जो रिसर्च वर्क हुआ था वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। रिसर्च वर्क बेटा किसने किया था, दैट इज योर ह्यू ब्लॉडगेट। ब्लॉडगेट, ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए, लेकिन मोस्टली इस तरीके से पूछे थे कि लेटेंट लर्निंग की जो टर्म है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो एडवर्ड टॉलमैन ही बहुत मोस्टली पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वर्किंग मेमोरी, ठीक है। जब हम कभी भी बेटा शॉर्ट यहाँ पे बोला गया है वर्किंग मेमोरी मीन्स काम चलाओ थोड़े टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि कौन सी हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि आपने उसी टाइम के लिए उसको क्या रखना है, याद रखना है। थोड़े टाइम के लिए आप याद रख लो तो उससे आपका क्या है, काम जो है वो चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे मेमोरीज बताई गई हैं, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम बोल रहे हैं वर्किंग मेमोरी, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम के लिए लिमिटेड आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़े टाइम के लिए क्या कर पाएगी, स्टोर कर पाएगी। मान लेते हैं कि आपकी जो ये मेमोरी है वो 2 से लेके आपके 60 सेकंड तक, 1 ही मिनट तक आपको क्या रहती है, याद रहती है, ठीक है। तो इस टाइम में बेटा क्या करते हो, अगर आपने काम चलाओ वही मेमोरी में थोड़े टाइम के लिए याद रखना, तो ऑब्वियसली बात है किसमें फाउंड होगा, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा टाइम के लिए आपने क्या करना है, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इट मीन्स जिस तरीके से आपको पता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको ये सिखाया जाता है कि आपने क्या करना है, सुबह जब आप उठते हो तो आपने नहाना है, ब्रश करना है, तो ये आपको पूरी उम्र जो है बेटा याद रहता है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरे तरीके से आपके ब्रेन में क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसरी मेमोरी की, मीन्स जब हम सेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है, सेंसेस का यूज करते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप कोई डॉग देखते हो, ठीक है, या आप जो है किसी चीज को क्या करते हो, स्मेल करते हो, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपकी किसके साथ है, आपकी सेंसेस के थ्रू है। इट मीन सेंस, आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज की सेंस होनी चाहिए, ठीक है, या स्मेल कर लो, आपके आईज, नोज और जो भी आपकी नर्व्स हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आपकी सेंसरी मेमोरी, ठीक है, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम स्टोर करते हैं थ्रू आर सेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की जो मेमोरी है दैट इज योर सिमेंटिक मेमोरी। अब इसमें से बहुत टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। सिमेंटिक मेमोरी को इस टाइप से पूछा जाता है कि इट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सिमेंटिक जो आपके पास मेमोरी है दैट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप क्या करते हो, जितने भी आइडियाज हैं उनको क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो, कॉन्सेप्ट होते हो, फैक्ट जो भी रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपने कोई भी फैक्ट याद करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट याद करने हैं, तो अभी सी बात है, आपको पता है जीके को क्या करते हो आप, इसी तरीके से क्या करते हो, मेमोराइज करते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जीके का, आप एग्जाम्पल रख सकते हो कि जीके जो है कुछ लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इट मीन्स वो उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को, उन आइडियाज को या उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया है, और इसीलिए वो जो है कॉन्सेप्ट, वो जो क्वेश्चंस है जीके के, उनको बहुत लंबे समय तक जो है वो याद रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं तरीके से भी बता सकती हूँ, जीके हो गया या आपका क्या हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है, या कुछ पर्सन होते हैं जिनका एल्जेब्रा यानी मैथमेटिक्स जो है उसका एल्जेब्रा क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। इस तरीके आप जीके, ग्रामर एंड अलजेब्रा जो है काफी टाइम के लिए जो है स्टोर करके रख सकते हो अपनी मेमोरी में, जो कि बेटा किसके अंदर आती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आपको पता है कि घास जो है वो हरी होती है, ठीक है, पूरी उम्र आपको इस तरीके से याद रहेगा। या आप इस तरीके से कर सकते हो कि सीजर्स को किस तरीके से यूज करना है वो आपको कभी नहीं भूलता है, ठीक है। या आपने कलर्स के जो नेम है उनको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है।
तो इस टाइप की मेमोरी सारी की सारी क्या है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। आपको आपके फर्स्ट पेट का नाम याद होगा, ठीक है, आपने जो फर्स्ट फोन लिया था उसका आपको नाम याद होगा, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास एपिसोडिक मेमोरी। अब एपिसोडिक मेमोरी जो है ये इस तरीके से देखी जाती है कि जो भी आपके पास ये पर्सनल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पर्सनल मेमोरी की तरह लूंगी, दैट इज योर पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरीज को क्यों बोला जाता है? अब ऑब्वियसली बात है कि पर्टिकुलर मोमेंट्स जितने भी रहेंगे सारे के सारे क्या रहेंगे आपके पर्सनल रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होता है, या वो आपका पर्सनल है, ठीक है। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका बर्थडे पार्टी या उसका जो फर्स्ट बर्थडे है या उसका बर्थडे जो है वो आपको याद रखता है, ये भी सारा किस में आता है? एपिसोडिक मेमोरी में आता है, ठीक है। आपका जो है आप जब ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है, तो ग्रेजुएशन जो सेरेमनी हुई थी आपको वो भी याद रहती है। तो सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन क्या है आपकी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करती हैं। तो ये किस मेमोरी में जाती है? आपकी पर्सनल मेमोरी में, जिसको हम एपिसोडिक मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन के ऊपर पहुंच चुके हैं हम। दैट इज योर फंडामेंट्स आर बेस्ट डिफाइंड एज। तो ऑब्वियसली बात है फंडामेंट्स जो है वो स्मॉलेस्ट रिकॉग्नाइजेबल यूनिट है जो भी आप साउंड के बोलते हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये वॉवल्स भी हो सकते हैं या आपके कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आपके पास क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास रैट है, ठीक है, तो RAT अलग अलग तोड़ दो तो बेटा ये क्या बन जाते हैं आपके? फनिम्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ एक और वर्ड होता है दैट इज योर मॉर्फिम्स, मॉर्फिम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अलग RAT, अब देखो रैट जो है उसका मीनिंग तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रैट जो है मैं स्मॉलेस्ट वर्ड से जो एक मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आता है, ठीक है, मीनिंग फुल वर्ड निकल कर आता है, हम उसको क्या बोल देते हैं? मॉर्फिम्स बोल देते हैं। जैसे रैट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये तीन ही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेटर्स हैं और इनका जो है कोई ना कोई एक मतलब निकल कर आ रहा है। लेकिन आर, जब इन वर्ड्स को हम अलग अलग, आर का क्या मतलब होता है? कुछ भी मतलब नहीं निकल कर आ रहा है। ए कोई भी मतलब नहीं होता है। टी का भी कोई मतलब नहीं होता। अगर हम इनको अलग अलग, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आपके फॉर्म्स, और जिनका मीनिंगफुल वर्ड जो है निकल कर आए हम उनको क्या बोलते हैं? दैट इज योर मॉर्फिम्स, ठीक है। तो ये है आपके पास 99 क्वेश्चन। लास्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज योर 100 क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे 100 टॉप क्वेश्चन सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है आपका? फंक्शनल फिक्स्डनेस, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ट्रायल एंड एरर मेथड में आप क्या करते हो? ट्राई करते हो, फिर उसमें एरर होते हैं, लेकिन ये क्या है? एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, टेक्निक है। सब गोल जो है वो भी क्या है आपके पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब सब गोल जो है वो बेसिकली क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्पस ऑफ सेट को, जो भी स्टेप, कोई भी आपने स्टेप लिया, ठीक है, तो एक तरीके का ये आपके, सपोज आपके पास ये सेट है 1 2 3 4 स्टेप है, इनका क्या बन गया? एक सेट बन गया। तो लेकिन इसका क्या रहेगा? कोई ना कोई पर्पस रहेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सब गोल इसी को रिप्रेजेंट करता है, पर्पस ऑफ अ सेट ऑफ स्टेप, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो? इसको, इसका प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हो, या आप इन स्टेप्स को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज बनानी, तो ऑब्वियसली बात है स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगी। उसके बाद आपके पास आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? भूल जाना, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्या हो गया? कंफ्यूजन वाली स्टेट आ गई। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और बीच में आपको क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। सपोज आपने क्या बनाने थे? ब्लॉक्स बनाने थे, यहाँ पे ट्राइंगल लगना था, फिर आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल आना था, फिर स्क्वायर आना था, एंड बीच में कुछ और ब्लॉक आना था। बाद में आपने क्या लगा दिया? कोई और ब्लॉक लगा दिया। थोड़ा सा आपको क्या हो गया? यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्टेट आ गई, ठीक है। लेकिन कर तो आप क्या रहे हो? यहाँ पे प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ये आपकी जो भी आपके पास ये क्या है? आपके पास फिगर्स हैं, इनको क्या कर रहे हो? फिल कर रहे हो। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आता है। एंड ह्यूरिस्टिक जो है ये भी किस में आ रहा है आपका? ये तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में ही आ रहा है। अब देखो जो फंक्शन फिक्सनेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव बायस भी बोलते हैं। इट मीन्स आपका ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से सोचना शुरू कर देता है कि आपकी जो एबिलिटी है सोचने की, ठीक है, वो क्या हो जाती है? मतलब थोड़े टाइम के लिए वो रुक जाती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप कोई चीज़ जो है सर्च कर रहे हो, ठीक है, और आपको वो मिलती नहीं है, आप यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते हो, तो इट मीन्स वो आपके ब्रेन से निकल गई, ठीक है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि वो चीज़ जो है जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपके सामने ही पड़ी है, ठीक है। तो ये जो है किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में नहीं आ रही, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो फंक्शनल फिक्सडनेस जो है वो क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की टर्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इस चीज में क्या करते हो, किसी चीज को फाइंड कर रहे होते हो आप, ना तो आप किसी चीज को मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका जो अपोजिट बनता है दैट इज योर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आपसे मिलने वाले हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे एक ही वीडियो में, जिसमें 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहने वाले हैं एंड 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।